नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और जितनी चर्चाएं उतने सवाल उतनी शंकाएं भी हैं। पहली बात तो लोग इस बात पर एतबार नहीं कर पा रहे कि क्या वाकई हिंदुस्तान में शांति से यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बड़ा कानून लाकर के इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आज हम इसकी बात करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम सहमति बनाई जा सकती है सभी वर्गों के बीच में। तीसरी बड़ी बात, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की फैक्चुअल स्थिति क्या है, ये किस स्टेज पर है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, इसलिए पूरे देश में इसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन ये किस हद तक इस पर काम हुआ है, कब तक ये एक बिल की शक्ल ले सकता है, और राज्यों के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, खास तौर पर उत्तराखंड जो इसमें सबसे आगे चल रहा है और जहां माना जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर वो कानून पेश किया जा सकता है और पारित भी किया जा सकता है। तो क्या राज्य अपना अलग अलग कानून बनाएंगे या फिर केंद्र एक यूनिफॉर्म कानून सब पर लागू होने वाला बनाएगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए बीजेपी से शहजाद पूनमवाला साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है शहजाद जी आपका। सुप्रीम कोर्ट के वकील और इस विषय को बड़े अच्छे से जानने वाले और आज आपको समझाएंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं विष्णु शंकर जैन जी। विष्णु जी बहुत स्वागत आपका भी। कलीम हफीज साहब हमारे साथ हैं। कलीम हफीज साहब राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका से हैं, मुस्लिम समुदाय की एक आवाज की भूमिका में भी आज हमारे साथ हैं। कलीम साहब स्वागत आपका भी। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ हैं। रिजवी साहब बहुत स्वागत आपका। और अंबर जैदी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस विषय पर अपनी बात रखेंगी। तो पहले शहजाद साहब आपसे, देखिए हम कई पार्टियों से बात हो रही है, लगातार उनके भी नुमाइंदे आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किस बात पर राय दें अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। है क्या अभी कागज पर जिस पर हम बोलें? आप क्या कानून लाएंगे, उसका ड्राफ्ट क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सब हवा हवाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो चर्चा हर ओर शुरू हो गई। जब ड्राफ्ट देखा नहीं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों जमीयत उलेमा हिंद से लेकर AIMPL भी उसका विरोध कर रहे हैं? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। जब ड्राफ्ट देखा नहीं, पर देखिए ड्राफ्ट देखे बिना NRC के भी मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की कुछ लोगों की फितरत और आदत है। तो ये आदतन विरोध करने की जिनकी आदत है, और मैं आपको बताना चाहता हूं UCC क्या है। UCC ना चुनाव का मुद्दा है। UCC ना आपके रिचुअल्स को, ना आपके रिलीजन को अफेक्ट करेगा। UCC का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान को कल से नमाज के बदले आरती करनी पड़ेगी। UCC का मतलब ये नहीं है कि इनको अपना शेरवानी छोड़कर इनको कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। UCC का मतलब केवल महिलाओं को अपना अधिकार दिलाना है, और लिंग न्याय, जेंडर जस्टिस का ये एक हथियार है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो महिलाओं की शादी करने की उम्र है, सभी जगह 18 वर्ष है, पर कई जगहों पर कुछ लोगों के धार्मिक अधिकार इस प्रकार के हैं कि 8 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बूढ़े से भी कर सकते हैं। क्या यह ऐसा होना चाहिए, या 8 साल की बच्ची को शिक्षा मिलनी चाहिए या शेक मिलना चाहिए? यह सवाल है। महिलाओं और लड़कों को क्या समान अधिकार होने चाहिए? मेरा बेटा और बेटी हो तो उनको समान अधिकार मिले, या मेरे बेटे को दुगना अधिकार मिले और बेटी को आधा अधिकार मिले? यह सवाल है। और UCC का जहां तक सवाल है, तो UCC का प्रावधान आर्टिकल 44 के नाम पर संविधान में कांग्रेस जब संविधान सभा में थी उन्होंने डाला। गोवा में जो क्रिश्चियन बाहुल है वहां पर लागू किया कांग्रेस थी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा 15 हाईकोर्ट ने इसकी वकालत की है। तो क्या वो करे तो चमत्कार, और आज हम करें तो ये गुनेगार। चलिए इस बात का भी जवाब दे दीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, क्या वाकई मोदी सरकार इस साल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी? क्या आपकी आगे योजना क्या है? हमसे पूछा जाता था कि 370 हटाएंगे, हमसे पूछा जाता था राम मंदिर बनाएंगे। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये सवाल पूछने का काम किया है, आज उनको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। यानी आपकी सरकार UCC लाएगी, जल्द लाएगी? मुझे लगता है कि संविधान ने तो हमें 65 वर्ष पहले लाने कहा था, तो 65 वर्ष डिले चल रहे हैं, और डिले करने की कोई भी संभावना नहीं है। जल्द से जल्द UCC इस देश में आना ही चाहिए, क्योंकि ये 70 करोड़ महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है। और आज केवल एक सवाल पूछना है, यहां से लेकर यहां तक पूछिए, क्या क्रिमिनल कोड अलग अलग है? क्या मुमताज जी चोरी करते हैं और अगर सौरभ जी चोरी करते हैं तो अलग अलग? हम दोनों ही चोरी नहीं करते हैं। कोड क्रिमिनल, हाँ मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर शरिया लागू नहीं होता, चोरी की तो जो पेनल्टी है वो हाथ काटना है। ठीक है। मुमताज जी हाथ नहीं कटवाना चाहते, पर मुमताज जी ये चाहते हैं कि महिलाओं का अधिकार ना हो। ऐसा अच्छा सर, ठीक है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपने नाम लिया तो मुमताज जी बोले, बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बात ये कह रहे हैं कि ये आएगा,
और 56 साल और 65 साल, तो 9 साल तो इन्हीं की सरकार है। तो ये 9 साल में क्यों नहीं लाए? फिर 21वां लॉ कमीशन जब था उसने 3 साल तक मेहनत की, इस पर जद्दोजहद की, और उसने कहा कि इस पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और 10 साल तो इस पर बात ही नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मोदी जी को चाहिए कि जो पहले हमारा जो कमीशन था उससे पूछते। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल लाएंगे, तो तमाम मीडिया पे ये चलाया गया कि दरअसल ये इनका जो है वो मास्टर स्ट्रोक होगा। तो सवाल ये है कि क्या राम मंदिर बनने से आपको वोट नहीं मिल रहा है? 370 से आपको वोट नहीं मिल रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि बार बार जो है लोग कह रहे हैं कि इसलिए तो हम ला रहे हैं। तो लोग तो महंगाई के लिए भी कह रहे हैं कि कम कर दीजिए मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगार जो लोग हैं खुदकुशी कर रहे हैं। आप डाटा उठा के देखिए नौजवान बेरोजगारी की वजह से, तो बेरोजगारी भी आप खत्म कर दीजिए। रिजवी साहब देखिए, अब इसमें किसी के चाहने से कुछ नहीं है। इन्होंने बड़ा अपनी पार्टी के स्तर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जल्द से जल्द सरकार लाने जा रही है यूसीसी। अब तो सवाल केवल इतना है कि उसका आप विरोध करना चाहते हैं तो बताइए क्यों? सौरभ जी, जो मोदी जी चाहते हैं वो करते हैं, फिर शोर क्यों है? कर दीजिए जो करना है। नोटबंदी चाहा उन्होंने कर दी, खड़े हो गए 8 बजे रात में आके कह दिया। अब वो कर देंगे तो आपने कहा, आप कहेंगे हमसे पूछा नहीं। लॉकडाउन के लिए कहा तो आए, खड़े हुए, कहा कि बंद कर दो सब चीज। तो जहां इस तरीके की डिक्टेटरशिप हो वहां ये सब क्या ड्रामा चल रहा है कि पूछ रहे हैं वो ये कर रहे हैं वो कर। अरे कर दीजिए, आप खड़े होइए 8 बजे, आज ऐलान कर दीजिए कि कल से जो है लग गया यूसीसी। दुनिया भर का ड्रामा आप कर रहे हैं। अगर आपको मनमानी करनी है, अगर वाकई मशवरा करना है तो ड्रामा न कीजिए। नहीं, मशवरा जो करना है वो तो करेंगे ही। ये सलाह मशवरे का केवल ड्रामा हो रहा है। एक दिन अचानक जो है पार्लियामेंट में कहा जाएगा यूसीसी लाए। मुमताज जी ने एक बात रखी, मैं उसका जवाब दे दूं एक एक करके। देखिए ऐसा है, ये यही कहते थे 370 करना है तो कर दीजिए। जब किया, क्यों किया? राम मंदिर करना है तो कर दीजिए, किया तो क्यों किया? कौन कह रहा है? ये लोग अजीब हैं, ये बड़े अजीब लोग होता है। ये करने के लिए कहते हैं और जब हो जाता है तो कहते हैं क्यों किया। देखिए ऐसा नहीं चलता। मैं एक मिनट, मुमताज जी मेरी बारी है, एक एक करके यूनिफॉर्म डिबेट कोड तो हो जाए। डिबेट का तो यूनिफॉर्म कोड हो जाए, अपने अपनी बारी में बोले। देखिए एक ही सवाल है मेरा, क्या किसी भी बच्ची की शादी 8 वर्ष 9 वर्ष में होनी चाहिए? हाँ या ना? एक एक करके पूछ लीजिए। हो रही है? नहीं हो रही तो आपको कानून से क्या दिक्कत है? नहीं हो रही तो कानून से क्या दिक्कत है? नहीं है, नहीं हो रही है तो मैंने इस्लाम का नाम लिया। मैंने इस्लाम का नाम लिया। नहीं, कहां हो रही है? मैंने इस्लाम का नाम लिया। शहजाद जी जरा एक मिनट, वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं। आपकी बात नहीं हो रही तो दिक्कत क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप देखिए जो पीएम मोदी गए जब भोपाल, ठीक है, भोपाल गए, उन्होंने सिर्फ यूसीसी का जिक्र नहीं किया। आप देखिए कि वो ट्रिपल तलाक भी लाए कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुस्लिम महिलाओं पे। बिल्किस बानो भूल गए, ठीक है। इसी तरीके से वो मिस्र गए, उसका जिक्र कर दिया, लेकिन जो अमेरिका में सवाल किया गया वो भूल गए कि यहां क्या हो रहा है। इस तरीके की चीजें, वो जो मुस्लिम इश्यूज हैं उनको लग रहा है ऐसा पूरा फोकस किया। आप पीएम की तकरीर सुन लीजिए और या चला दीजिए। उन्होंने इस तरीके का मैसेज दिया है कि ये यूसीसी जो आ रहा है, गोया ये मुसलमानों में जो 3-4 चीजें प्रैक्टिस में हैं उनको बंद करने के लिए आ रहा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं खुद इसको प्रधानमंत्री ने मुसलमानों से जोड़ा। मैं कलीम साहब की बात पर बिल्कुल जोड़ा। एक सेकंड कलीम साहब, देखिए बात जो उन्होंने कही रिजवी साहब ने उससे ही कि होगा वही, करना वही है, इनको जो करना है बस वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जो सूटेबल टाइम लगेगा उस वक्त इंप्लीमेंट हो जाएगा देश में। आपका भी मानना है कि ये सरकार ने अगर ये काम उठाया है तो इसको करेगी? देखिए अभी जो पहले हमारे दोस्त शहजाद पूनावाला साहब ने कहा कि लड़की की मिनिमम एज के बारे में, तो यहीं की सरकार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है कि हिंदुओं में जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो 18.7 ईयर्स है और मुसलमानों में भी 18.7 है। सिर्फ जैन में और सिख में वो 22.7 है। तो एक तो ये कि ये मिनिमम एज कोई इशू नहीं है। अब सवाल ये करना क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी? चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो करैक्टर है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए ये जो यूसीसी के बहाने से समाज में अपनी नाकामियों को छुपाते हुए मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमानों के जितने आईनी कानून हैं वो उनके संविधान में सुरक्षित है। मैं समझता हूं कि जो 21वें लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी और इन्हीं का सरकार का लॉ कमीशन था, उसने ये कहा था कि ना तो ये डिजायरेबल है ना फिजिबल है और नेक्स्ट 10 अब जरा फिजिबिलिटी पे बात करते हैं। देखिए बात तो वही, अब आज की हकीकत पर बात करें ना।
आज 22वां लॉ कमीशन ने 21वें ने क्या कहा था वो कहा था, अब आज 22वां कह रहा है कि हम जल्दी रिपोर्ट दे देंगे अपनी। तो आगे अगर ये सरकार बढ़ रही है तो इंप्लीमेंटेबल है या नहीं, मैं उसका एक कानूनी वर्जन जानना चाहता हूं। राय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है विष्णु शंकर जैन। क्या देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है लीगली, मुमकिन है क्या? मैं आज इस बहुत ही गंभीर चर्चा में आप सबसे बहुत ही संजीदगी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन वैलिड है कि नहीं? यूनाइटेड नेशंस ने, यूनिसेफ ने, WHO ने कहा है कि सबसे घृणित अपराध है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, और फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इस समय सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की खंडपीठ में पेंडिंग है। और जब यह हो रहा है, जो पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन है, तब आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि यह हमारे धर्म से प्रोटेक्टेड है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मकसद है कि जो जो चीजें पनिशेबल हैं अक्रॉस द नेशन, जो जो चीजें पनिशेबल हैं वो सबके लिए पनिशेबल होनी चाहिए। और जहां जहां वो धर्म उसके लिए एग्जेम्पशन दे रहा है, वहां वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 494 आईपीसी, अगर आज एक हिंदू आदमी एक से ज्यादा शादी करता है तो उसके लिए सेक्शन 494, या क्रिश्चियन जब बाकी समाज के लोग शादी करते हैं एक से ज्यादा तो उनके लिए सजा है सेक्शन 494 में 7 साल की। तो ये जो क्रिमिनल लॉ है सबके लिए एक होना है। पॉस्को, अगर आज मैं आपको खालिदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉस्को एक्ट अप्लाई होना चाहिए इस्लाम पे, मैं नहीं कह रहा हूं, केरला हाईकोर्ट ने कहा है, और 4 हाईकोर्ट्स ने इसका डिफर व्यू लिया। तो पॉस्को एक्ट जो सबसे संगीन अपराध है वो आज एक समुदाय पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1997 4 SCC पेज 606 में कि कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि एवरी रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सबसे 3 एरियाज ऑफ यूनिफॉर्मिटी हैं वो मैं आज आपके शो में हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, और जो धर्म के नाम पे कुप्रथा चल रही है उसको खत्म करने की बात हो रही है। आज हिंदू समाज का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, सती अबॉलिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, साथ ही साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बाद आपका पर्दा सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स खत्म किए गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट लाके बेटियों को इक्वल अधिकार दिया गया। तो हम उस चीज से उभरे हैं, सामने आए, हमारे लॉ का कोडिफिकेशन किया गया है। और आज हिंदुओं में तो हो गया, आवाज बार बार पूछा जाता है कि जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनकी अपने अलग रीति रिवाज हैं, उन पर आप थोपेंगे, इसको कहते हैं। अब क्रिश्चियंस को मजबूर करेंगे, सिख्स जो है वो कैसे मानेंगे? सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई रीति रिवाज किसी के नहीं बदल रहा है। पर जो मैंने आपको यहाँ पे बात कही है वही यहाँ का ग्रैंड नॉर्म है कि जो भी चीज एक धर्म की सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, आप अगर ये कहें कि मुझे फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन करने का मेरा धर्म इजाजत देता है, तो क्या ये धर्म शारदा एक्ट क्या है? एक सेकंड, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, इन 3 मुद्दों पर जो भी चीज जो भी इनको प्रभावित करती है वो कानून के दायरे में आएगी। हाँ, वहां पे संविधान प्रिवेल करेगा। और जेंडर जस्टिस और जेंडर डिग्निटी का जहां जहां पे फीमेल डिग्निटी और फीमेल जस्टिस का जहां जहां पे इशू है वहां पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अंबर, क्या ये ऐसा इशू है वाकई में? आप बताइए कि इसकी हाँ जरूरत है, समाज के अंदर इसकी जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, तभी तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 का प्रावधान है। भाई साहब कह रहे थे कि ये डिजायरेबल नहीं है और फीजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है नहीं, आपने रिपीट किया, लॉ कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने कहा कि ये डिजायरेबल और फीजिबल नहीं, जिसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 44 को आप कहते हैं कि वो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। संविधान के जो निर्माता थे, जो संविधान सभाएं हुई, उनमें जो बात हुई, तो उसको आप उस पर चर्चा होने के बाद ये आर्टिकल उसमें एग्जिस्टेंस में आया। तो आप अपनी राजनीति करने के लिए कोई भी सवाल उठाएं और आसानी से निकल जाए। लेकिन सौरभ, मैं आपके सवाल पर आती हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे कि विष्णु जी ने बोला कि हमारे देश में वैसे तो संविधान एक तरफ समान अधिकार सुनिश्चित करता है आर्टिकल 14 में, लेकिन फिर रीति रिवाजों के नाम पर, धर्म के नाम पर, आर्टिकल 25 और 29 के नाम पर किस तरह से महिला अधिकार का हनन होता है। इतने वर्षों से 76वें वर्ष में चल रहे हैं, अगस्त में हम 76वें साल। उदाहरण दीजिए। उदाहरण में देती हूँ, जैसे कि एक मुस्लिम महिला का शादी में उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उसका पति उसको कभी भी घर से बाहर निकाल दे या दूसरी शादी कर ले, उसको 4 शादी करने का अधिकार है। अगर वो निकाल दे, उसके बाद उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी नहीं। जो अगर पहले जो मेहर मिलता है, जो कि इस्लाम के हिसाब से एक वेडिंग गिफ्ट होता है, जो कि एडवांस में देना चाहिए, जिसका तलाक से कोई लेना देना नहीं होता, वो कोई नहीं देता। उसके बाद एलिमनी कोई नहीं देता, गुजारा भत्ता कोई नहीं देता, बच्चों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, और माँ बाप की जायदाद में महिला को कोई हक नहीं मिलता। उसके बाद आप बहुविवाह की बात करें, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक
इतने घृणित अपराध है जो कि महिलाओं के जो बेसिक अधिकार है उसका हनन करता है। एक लोकतंत्र में महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ खास तौर से इतने वर्षों से ये जितनी बातें आपने बताई हैं ये एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में है लॉ की वजह से, और कोई भी कोडिफिकेशन नहीं। आपने बात की ये अपवाद है कि ये होता है कुछ कुछ जगह या ये प्रेवेलेंट है अक्रॉस? ये पूरी जगह एकदम प्रेवेलेंट है एकदम। यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबको पता है पर्दे के पीछे होता है। मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, हर जगह होता है, हर जगह होता है। यहाँ पर सब बड़े बड़ी बातें ठीक है, जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा खुल करके बोला जी, बोलिए क्या एतराज? इन्होंने जो बोला उसमें फैक्चुअल गलती बताइए कोई है तो। फैक्चुअल पहली बात तो ये कि हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसमें 2005 में हमारी बहनों को संपत्ति में अधिकार मिला है, लेकिन इस्लाम में 1400 साल से महिला का संपत्ति का अधिकार है। ये एक अलग बात है कि उसमें जो महिला को जो संपत्ति का जो अधिकार है वो लड़के को दुगना मिलता है, लड़की को उससे आधा मिलता है, लेकिन उस लड़की को अपने शोहर के उसमें भी कोडिफाइड है कहीं पे? ये कोडिफाइड है। शरीयत एक्ट में कोडिफाइड है। दूसरी बात चलिए, आप शरीयत एक्ट 1939 में कोडिफाइड है। दूसरी तरफ पे आइए, इन्होंने कहा कि साहब भत्ता नहीं मिलता। अरे भत्ते पे ही तो पूरा सारा केस हुआ, लड़ाई शाहबानो केस हुआ, सब कुछ उसी पे हुआ। भत्ता मिला भत्ता आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आप के बाद बताएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुसलमान इकट्ठा हुए इंडिया गेट पे, तत्कालीन सरकार ने उस फैसले को बदला। मिला क्या? एक वृद्ध महिला को 100 रुपए का गुजारा भत्ता नहीं मिला, और आप बेशर्मी से कह रहे हैं कि महिला को मिलता है इसलिए तो गई थी। कम से कम आप अगर कोई उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसा कीजिए। आपने बताया जहां पर आप फंसे शाहबानो मामले के बाद आज तलाकशुदा महिला को क्या गुजारा भत्ता मिलता है? मिलता है। नहीं मिलता, सेक्शन नहीं 125 मिलता। में मिलता है। वकील साहब शाहबानो को तो मिलता है, तो वकील साहब हाँ भी कर रहे हैं। जैन साहब हाँ कर रहे हैं। अब एक को बोलने दिया, आप बोलवा लिया मुझे। अच्छा देखिए अंबर एक मिनट, ठीक है, सवाल हुआ है ना, जवाब देखिए जैन साहब हाँ कर रहे हैं एक बार। अब दूसरे नंबर पे जैन साहब एक मिनट पूछ ही लेना। हाँ जैन साहब आपके साथ अग्री नहीं कर रहे। कलीमुद्दीन साहब बात कह रहे हैं लीगली ही इज राइट, उनको सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के वो हकदार हैं। अब एक्चुअल ऑन ग्राउंड कितना नहीं होता है वो एक अलग इशू है, पर हाँ लीगली ही इज राइट। बाकी इन्होंने जो बताया समाज के अंदर क्या हालात होते हैं, महिलाओं के लिए जो बुरे हालात हैं, उस पर क्या एतराज है आपका? देखिए मैंने यही बात बोली है। एक बार जरा रिजवी साहब बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें इन्होंने कही है अंबर जी ने, ये सिर्फ हमें लग रहा है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। इन्होंने कहा कि महर जो है नहीं दिया जाता। हाँ, हम तो शादीशुदा हैं, हमसे पूछिए दिया जाता है कि नहीं, या हमने दिया है कि नहीं दिया। ये कैसे हमारे बारे में कह सकती है कि महर हमने, जबकि वो पोशीदा है? ये बिल्कुल इन्होंने एक ये बॉन्ड मुस्लिम है और नहीं तो इनकी समाज में रहती है मेरे ख्याल से। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि इनको क्या मालूम, भाई शादी मेरी हुई है, शादी होना जरूरी है। अब तलाक से क्या नुकसान होता है उसके लिए किसी आदमी को तलाक होना जरूरी है? सारे के सारे पहले ही माफ करवा लेते हैं। एक रस्मन 51,000 रुपए तय होता है, वो भी करता है। और जब मनाता है महिला को बात कर रहे थे। एक कमेंट फिर मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा। एक मिनट प्लीज। देखिए, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसकी तस्दीक तो खुद कलीमुल साहब ने की जब उन्होंने कहा कि आदिवासी को भी प्रॉब्लम है, संथल को भी है, सिख को भी है। अभी कहा ना इन्होंने, अभी कहा, तो इसका मतलब कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ है ही नहीं। ये किसी के रीति के खिलाफ नहीं, पर जिसकी भी कुरीति होगी उसको समाप्त करना होगा, ये उसका एक ढांचा है। दूसरी बात, एक सेकंड, मात्र एक सेकंड। अभी कलीमुल साहब ने, और ये बड़े रिस्पेक्टेड और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी में 18.7 एज है मैरिज की महिलाओं की। कहा इन्होंने, मैं कह रहा हूं इसका कानून बन जाने दीजिए कि मुस्लिम की भी अभी जो है मुस्लिम। एक सेकंड प्लीज, बीच में मत। एक सेकंड, अगर आज की डेट में अगर कोई हिंदू 18 से पहले बच्चे की शादी कराता है उसको जेल होगी, पर मुस्लिम करा सकता है जब उस लड़की का पीरियड शुरू हो जाए तो वो शादी करा सकता है। 11-12 उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो नहीं है। तो मैं इसे कह रहा हूं, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज किसी के बीच में होना। मैं एक सेकंड केवल कह रहा हूं, सभी से एक बार पूछ लीजिए कि सब बच्चियों की शादी का एज 18 तय कर लो, क्या ये तैयार है? यहां से स्टार्ट कर लो कलीम साहब, या यहां से स्टार्ट कर। मैं बताता हूं, ले अब मैं बताता हूं। आप अभी तो 18.7 बोला, अभी 18.7 बोला है, अभी 18.7 बोला, क्या दिक्कत है? मतलब मैंने दिक्कत क्या है? मैंने कुछ बोला भी नहीं। देखिए सवाल मैं फ्रेम कर देता हूं। बच्चियों की शादी की उम्र जो है वो समान होनी चाहिए कि इस उम्र से पहले विवाह ना हो। इस पर सहमति है यानी हमारे देश में 18 साल है। हाँ या ना का जवाब। अभी मैंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारी ऑडियंस ने ताली बजा दी। भाई आप लोगों को एक तरफा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों पूरी बात सुनिए तब ताली बजाइए। बोलिए। देखिए, यूसीसी लाना कोई गुनाह नहीं है,
बुरी चीज नहीं है। एज का अगर आप जो है सारे धर्मों के लोगों को बुला के उनके मजहबी कानून को Age of डिस्कस marriage for girl. करके और उनके से डिस्कस करें, सौरभ उसमें जी, एज जाने भी मत डिस्कस दीजिए। करें, उसमें कोई म्यूटिलेशन हो रहा है, कोई कुरीति है, सौरभ किसी जी, भी धर्म में, goalpost shift हो रहा है। डिस्कस करेंगे, ये तो goalpost ये shift unity हो बन रहा है। जाएगा। कलीम साहब, ये जिस तो अंदाज में- कोई भी एक जिम्मेदार पढ़ा लिखा आदमी, बल्कि मैं कहता हूं इसके लिए अगर बहुत शिक्षा नहीं ली उसकी भी जरूरत नहीं है। एक सामाजिक विषय है, कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी उसके लिए एक चाहिए। उम्र तय होनी चाहिए सबके लिए। बिल्कुल उम्र तय होनी वही चाहिए। करेगा उसके लिए तो कानून कैसे बनाना होगी पड़ेगा। तय? तो बस कैसे यही होगी? यूनिफॉर्म पड़ेगा। क्या वो कोड है। स्टूडियो में होगी तय? बोलो नहीं, कैसे सही है। होगी? उसके लिए कानून बनेगा। देखिए सुनिए, जब आपने अवेयरनेस के फैलाई तभी तो आज हिंदू मुसलमानों की मैरिज ऑफ एज मैरिज कानून बराबर बनने है। दो ना। देखिए अवेयरनेस से कानून बहुत सारे बनने काम दो। होते हैं। कानून अगर सिर्फ कानून से ही काम होता तो मर्डर रुक गए आपके यहाँ हो ही नहीं रहा। ये कोई तर्क नहीं है कलीम साहब। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून कोई सजाएं हटा दें, कानून बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था ना, जब हिंदुओं में भी जो बहु प्रथा थी, बहु विवाह प्रथा थी, जो 1955 में खत्म हाँ हुई, जी, हाँ जी। लाया जा रहा था, तो उसके लिए भी 16 साल लगे थे डिस्कशन करने के लिए। तो क्या अगर आप अरे ला रहे हो हमको आज तो 70 साल हो गए सर, 75 साल हो गए। डिस्कशन तो 2021 में ला कमीशन ने मना चलिए किया। अच्छा, एक अंबर अब आप जैदी issue जब बता करा रही तो थी, दो आप महीने बता में रही आपको थी शुरू समाज हो की हकीकत, तो ये भाई साहब जो है आपको काउंटर करना चाह रहे थे, कह रही थी कि आप कह रहे थे आप गलत बयानी कर रही हैं। अब आप बोलिए, माइक मुझे दे दीजिए हाथ में, मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सबका सवाल ये है कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपके मजहब के अंदर ये इजाज़त है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में ये इजाज़त नहीं है। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन खातून से। आपसे मजहब का मतलब क्या है मेरा मतलब, आप एक क्या मिनट, कहना चाहते हैं? एक मैं बात, आपसे पूछना आपसे चाहता पूछ रहे हूँ, हैं। कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, मानती हैं? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले जवाब नहीं जा सुनिए आप सकते। इसका। एक मिनट, कंप्लीट कीजिए। अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे छोड़ दीजिए। अहकाम में छोड़ दीजिए। तब्दीली सवाल नहीं हो हो गया ना सकती, आपका? तो हम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक ठीक है, भाई, आप तब्दीली वो कह रहे नहीं हैं कर कि आपका सकते, भी ये अल्लाह यकीन का है ना? फरमान है ना। एक मिनट सौरभ, अब जवाब आप इतनी बात तब्दीली का नहीं जवाब, कर इतनी सकते, बात, ये अल्लाह इतनी का बात का फरमान है, जवाब। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ, शहजाद भी मानते हैं। अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं कर सकते ना, तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहां कहाँ चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की बाई रह आएगी तो संविधान आप चोरी की सजा- अल्लाह पे छोड़ देंगे। चोरी की ये सजा आपकी क्या है? मुनाफिकत, और अल्लाह की सजा क्या है? मुनाफिकत को सीधे तौर से मना करता है कि आप अपनी अगर मर्जी से हुकूमत में अपनी हिम्मत है, पसंदीदा सुनिए। आधा चीजें नहीं अरे चुन हुकूमत में सकते। हिम्मत है, वो तो लोग चोरी की मुनाफिकों सजा में पे से हाथ हैं काटिए, जो कौन अपनी मनेगा मर्जी आपको? से पसंदीदा चीजें छोड़कर एक सेकंड, और एक सेकंड, जरा ये बात होनी चाहिए। आप एक मिनट, इस्लाम आधा एक मुझे मिनट, पढ़ा रहे हैं, आपने- खुद आप आपने खुद अपना अमल चैनल करना बताया था। सीखना शुरू कीजिए। मोहम्मद आरिफिन रब्बानी। रब्बानी साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मोहम्मद साहब रब्बानी से एक साहब, वाक्य। यही बहस है और आप बड़े सही जगह आप उसको ले आए। उन्होंने ये पूछा, आपने कहा जो किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है उसको मानते हैं, वो भी मानती हैं। उन्होंने आपसे पूछा ये कि आप जो हमारे यहाँ क्राइम की सजा है, जो गुनाह की सजा है, उसके लिए तो लिखा हुआ इंसान का कानून मानते हैं ना। किसके लिए? हम तो कहते हैं शरीयत को फॉलो करो, हाथ काटो चोर के। अच्छा, अच्छा, एक हाँ, सेकंड, बस निकालो, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, चलो, फर्क डेफिनेट में मानते, कि सब यहाँ मुसलमानों के आप चोरी पे हिंदुस्तान में हाथ रहते रखेंगे, हैं, और जो तो वो मुसलमान रेप आईपीसी करेगा, का कानून उसके- मानते हैं ना। उसका आईपीसी का कानून मान रहे हैं ना, मानना पड़ रहा है, तो ऐसे ये वाला भी मानना पड़ जाएगा। सौरभ जी एक बात क्या है? सौरभ, केवल एक करना चाह रहे हैं ना। सौरभ जी तब्दीली तो इसमें भी क्राइम गुनाह वाले कानून में भी हो सौरभ गई। जी, सौरभ जी एक जरा ऑडियंस से 2-3 सवाल एक वाक्य केवल अच्छा, उनका, बोलिए। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। मैं अभी आ जाऊंगा। मोहम्मद साहब, एक सवाल मेरा एक सेकंड, एक सेकंड, जी, जी। सौरभ जी एक सेकंड, एक शॉर्ट कमेंट। शॉर्ट कमेंट। मोहम्मद साहब, आपका मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद से एक सेकंड यार, आपको? इसको छोड़ दीजिए। मोहम्मद अब्बास जी, ठीक है नहीं। साहब, आपका- रब्बानी जी। हाँ, रब्बानी जी प्लीज, इंपॉर्टेंट कॉम। बोले आपकी आवाज आ रही है, रब्बानी साहब, आपका ध्यान। आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक में? फिक्स डिपॉजिट नहीं है। क्या मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में सब पे इंटरेस्ट होते हैं। लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है, शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़। एक सेकंड मोहम्मद साहब, आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, आईपीसी तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दे। वक्फ बोर्ड छोड़ करिए दें, अपील। वक्फ बोर्ड छोड़ करिए दें, अपील। मुस्लिम कमीशन करिए छोड़ दें, अपील। माइनॉरिटी टैक्स स्कीम फ्री छोड़ कर दो दें। ना। आप टैक्स फ्री देखिए कर दीजिए फिर। अब मैं मोहम्मद साहब, मैं हम आपको क्यों बोले? एक सेकंड, और दूसरी एक सेकंड मोहम्मद साहब, एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? आपकी बेटी है, बच्ची है?
आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी 11 साल में हो जाए? आप अपनी बच्ची की शादी 11 साल में कराओगे? नहीं कराओगे? एक मिनट तो मैं वो कह रहा हूं कि अगर इस पे कानून बन जाए कि यदि कोई जबरन करा दे तो उसको सजा हो, तो उसमें क्या गलत है? सुनिए आप, और आप इसके मसाइल इसके धर्म का आप सर्टिफिकेट क्यों ना बोल रहे दें। हैं मजहब की बात पर? सुनिए, अगर आप 11 साल का जिक्र करेंगे ना, फिर मेरे पास भी जवाब है। वहां पे 6 का और 15 का मामला वहां पे है। सजा होती है, अगर वो करते तो सजा है। यहाँ पे सजा नहीं, संरक्षण है। देखिए, यही अंतर है, वहां पर सजा है, यहाँ पर संरक्षण है। पर मैं मोहम्मद साहब एक और सवाल, कानून ऊपर, संविधान ऊपर या शरिया? आप एक बात, ठीक है, संविधान बहुत ऊपर अच्छा या शरिया? क्योंकि उसी कुरान पाक में लिखा है कि जो मुल्क का कानून है उसको आपको फॉलो करना है। संविधान ऊपर रेफरेंस दीजिए। आपने सौरभ जी से कैसे पूछ लिया? मतलब आपके लिए किताब देश को ही का फॉलो कानून करूंगा। मानना हमारी जरूरी नहीं किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान में नहीं लिखा है तो देश का कानून मानना जरूरी नहीं है। दोनों कानून मानेंगे, लेकिन आप ये कहें कि इसको आप कोई खत्म मेहरबानी कर दो, नहीं कर वो खत्म नहीं हो रहे सकता ना। कानून पालन हम करके अब- मेहरबानी नहीं कर रहे। चलिए, जहां चलिए, अफगानिस्तान चलिए, देख लीजिए, चलिए, देख लीजिए टर्की, अच्छा, एक देख मिनट, लीजिए कुछ और सूडान, comment देख करें। लीजिए पाकिस्तान, जरा यहाँ पर कोई लाएं। मेहरबानी नहीं कर रहे आप। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरिमा गोयल है और मेरा सवाल करीम जी से है। रिजवी साहब। रिजवी साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप यूसीसी के खिलाफ हैं या आप भी चाहते हैं कि ये लागू होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी इस पे गौर किया जा रहा है और तमाम चीज़ों को देख करके हम चाहते हैं कि एक अच्छा कानून बन जाए। देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं मैडम बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और यही आपको बताया जा रहा है कि मुसलमान खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत फहमी आप दूर कर दीजिए। मुसलमान, एक मिनट अंबर जी, आपकी आदत असल में बड़ी जरा बोल रहे हैं, 30 सेकंड खत्म नहीं, कर रहे आपकी हैं। आदत बहुत मत खराब कराइए है। ना। बोलिए। बिल्कुल मैडम, मुसलमान कोई यूसीसी के खिलाफ नहीं है। कहीं कहीं चूंकि ये जो भारत है ना, वो एक गुलदस्ता है। यहाँ हर मजहब के लोग, हर कम्युनिटी खिलाफ के लोग, नहीं है तो एक वहाँ पर सीधे point पे आइए। इसलिए अगर कहीं पे हमें गुलदस्ता लगेगा बना के कि रखना हमारा चाहते हैं। हमारा अगर, देखिए ये भी संविधान है, ये भी हमें लोकतंत्र इस बात की आजादी देता है कि आप अपनी बात कहिए, है ना, इसीलिए मशवरा मांगा गया है। चलिए जरा एक हम सेकंड, अपनी इस पर बात विष्णु रख विष्णु देंगे। शंकर ये जैन पुरुष जी, नहीं, महापुरुष एक सेकंड, मैडम, गलत बनाया जा रहा है मैडम, ये बिल्कुल ध्यान ये बता बार-बार दीजिए। तर्क दिया जाता है मुसलमान बिल्कुल हमारी इस धर्म की देश के आजादी कानून संविधान और के खिलाफ नहीं है, उसके ऊपर उसके साथ यूसीसी, खड़ा है और इसकी दोनों का मिसाल टकराव मौजूद है। होगा अगर, तो ऊपर क्या है? धर्म की आजादी ऊपर है या यूसीसी ऊपर है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस पे बहुत पहले चर्चा हुई थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 44 में है, उससे अगर कोई कानून बनाया जाता है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को या धर्म को वायलेट करेगा? इसके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई और आर्टिकल 31C इंप्लीमेंट किया गया और यह कहा गया कि अगर कोई भी कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो वो कभी भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता है और धर्म का वायलेशन नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान में एक प्रथा थी सौरभ जी, जो हिंदू समाज के लोग थे, 13वीं के समय 13वीं भोज किया जाता था और बहुत सारे गरीब तबके के ऐसे लोग थे जिन पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ता था। राजस्थान सरकार ने एक एक्ट लाके उस प्रथा को समाप्त किया और आज वो सारा समाज उसको मान रहा है। तो मैं यहां पे यही बात कह रहा हूं, आप इस डिबेट को बहुत ही, मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड वे में कहना चाहता हूं। नंबर ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज और जो कुरीति चल रही है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की तरह से, उसको रोकने के लिए ये कानून है। सौरभ जी, ठीक, मैं इस एक पे मिनट, जवाब और देना इनसे चाहता हूं। पूछिए, ऑडियंस से एक सवाल, एक महिला बोल रही है। ठीक, बोलिए, बोलिए। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जरा इधर ले आए कैमरा। पुरुष नहीं, महापुरुष है, देवतुल्य, और इन्होंने अगर यूसीसी लाने के लिए ये बेरा उठाया है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को एक करने के लिए, हर महिला सशक्तिकरण को एक करने के लिए इन्होंने ये मैडम, बेरा मैं आपको उठाया जवाब दे है। देता हूं। मैं बताऊं, महिलाओं में बहुत मैडम, ज्यादा, मैं आपके सुन इनके तो जवाब लीजिए में ना दे उनको दूंगी। पहले। बार-बार सुन लीजिए ना पहले उनका सवाल। महिलाओं पे काफी अत्याचार है। महिलाएं चाहती हैं कि हम सारे बहनों का ये अत्याचार हटे, महिला सशक्तिकरण एक होके रहे, एकजुट होके रहे, इनके साथ जो अत्याचार है वो बंद हो। बहुत लोग इसलिए कहते हैं ये कि यूसीसी देखिए, बहुत लोग मैडम ये बोलते हैं कि कल ही किसी ने कहा कि भाई आप अपने मजहब में देखिए, दूसरे मजहब में आप क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं, आपके यहाँ सब कुछ ठीक है महिलाओं के लिए? ये जवाब आया था कहीं से जी। हाँ, तो आप क्या, आप कहीं आपको लगता है दूसरे धर्म के अंदर महिला के साथ ठीक नहीं हो रहा है, आपका हक है बोलना? सर बिल्कुल हमारे सर, ये जवाब उनके लिए जिन्होंने कल ये सवाल उठाया। मैं इनके जवाब दे दूंगा। जन्म लेता है बेटा या बेटी, हम लोगों में दोनों में समान है। मैं मुझे अपनी ऐसा बहन से लगता एक है सवाल कि आप पूछना लोगों में भी चाहता हूं। समान मैं होगा, अपनी आप पहले लोगों में बहन भी को समान सुन तो होगा, लीजिए ऐसा नहीं है उनकी कि नहीं बात। होगा। हाँ, लेकिन कलीम कुछ साहब। चीजों में ना, कुछ मैं चीजों मैं में बहन से अपनी सवाल पूछना महिला चाहता हूं। सशक्तिकरण को एक एक किया तो- जाए। एक महिला तो सशक्तिकरण, एक मिनट, आप बोल रहे हैं, आप सही भारतीय बोल रहे हैं। जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये सवाल करेंगे कि गोवा में जहां इनकी सरकार है, वहां पे
अगर किसी हिंदू दंपति के पुत्र नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, क्या ये उसको खत्म वो भी करेंगे? बदला दूसरा जाएगा, पॉइंट, बिल्कुल। अब जब बदला दूसरा जा रहा है तो पॉइंट, सब कुछ दूसरा बदला जाएगा ना, पॉइंट, सब पे लागू देश होगा। के देश के बहुत बड़े रिपोर्ट नेता सही ने, नहीं है। अब वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, ये उनका वाकया है, उन्होंने तलाक भी नहीं दी अपनी बीवी को और अपने साथ भी नहीं रखते, तो क्या ये अन्याय है और इसकी सजा क्या होगी यूसीसी में? जरा ये बता दें। हाँ, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सब संवाद कर रहे हैं, मुमताज जी हो, कलीमुल साहब हो, ये अपने अपने वक्तव्य को जब रख रहे हैं तो वो एक कुछ लोगों की बात को रख रहे हैं, तो किसी को भी देशद्रोही वगैरह हमको नहीं सोचना है। और भाई साहब से भी जो चर्चा हो रही है, हमको साथ में संवाद करके इसका एक कंक्लूजन लाना है। इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा गोवा के विषय में। कलीमुल साहब, गोवा के विषय में पहले तो मैं बता दूं कि गोवा क्रिश्चियन मेजोरिटी है और वहां पर यूसीसी लागू है, तो क्या क्रिश्चियन इसका विरोध कर रहे हैं गोवा में? नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोवा के एक्ट में जो बात है वो सही है, वैसा ही प्रावधान कुछ धर्मों के अंदर डिवोर्स में यह है कि यदि महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मर्द को अलाउड है कि वो दूसरी बीवी ले ले। वो सारी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन ही तो करना है कि महिला का क्या अधिकार होना चाहिए, इसमें हमें कोई ये सारे अलग अलग कानून राज्यों के अब बंद खत्म हो जाएंगे, एक कानून रहेगा। एक सेकेंड, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ये सामूहिक चर्चा के बाद अभी तो लॉ कमीशन इस पर डिस्कशन कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं कलीमुल साहब और मुमताज साहब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपना अपना भी तो वहां पर वक्तव्य राय। 10 सेकंड अच्छी बात है, तो कंसल्टेशन मतलब हो रहा है, तो क्यों बोल रहे हैं एक तरफा लागू हो रहा है सरकार की तरफ से? दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, आज जो हिंदू महिलाओं की चिंता इनको है, बहुत अच्छी चिंता है। हिंदू महिला अगर उसके साथ अन्याय होता है तो कानून है, यहां पर कानून नहीं है, यहां पर कानून का अभाव है, तो मुझे बताइएगा, इसीलिए उनको कानून चाहिए। ठीक, चलिए बोलिए, आ रहा हूं जी। मेरा एक सवाल है रिजवी जी से। आप देखते हैं कि देश की इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है जनसंख्या। अगर सबके लिए एक ही कानून बनेगा तो जनसंख्या में कंट्रोल हर एक धर्म का कंट्रीब्यूशन बराबर रहेगा, ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए 2 और बाकियों के लिए अनेक। तो अगर ये कानून आ रहा है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, ऐसा है, आप जहाँ भी रहते हैं, हमें 3-4 नाम ऐसा बताइए जहाँ पे 4-4 शादियाँ किसी ने कर रखी। देखिए, वो सवाल ही नहीं था ये तो। नहीं, एक मिनट, नहीं, वो कह रहे हैं कि शादी होती, बच्चों की बात आ जनसंख्या रही की है। बात वो कर रहे हैं ना। शादियों की दूसरी बात चीज नहीं ये कि आज जो हमारा 1000 पे 955 या 56 सिर्फ लड़कियां हैं, कौन 4-4 शादी कर रहा है? यही तो कहाँ कह कर रहा है? है कि अगर बच्चों 4-4 की बात शादियां हो नहीं रही है है, तो एक साहब, कानून पे आपने अगर हम सुना लोग नहीं फिक्स कर ठीक देते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, बच्चे तो सबके पैदा होते हैं। लालू इनका प्रसाद सवाल के सुनिए, तो- आपने भी मेरा कहा कहना डेटा बताता है कोई 4 शादियां नहीं कर रहा, तो वो कानून नहीं हो अगर जाएगा। वो कानूनी हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्विस का सर्वे का वो बताता हूँ डाटा। वो पता है सबको, समय डेटा के- मालूम है, वो कह रहे हैं फिर कानून बना देना, क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो ऐसा है कि जैसे किसी को शुगर हो जाए तो कह दो कि गन्ना उगाना बंद कर दो, तो शुगर खाने वाला है, चीनी खाने वाला, वो खुद ही नहीं खाएगा। ये ऐसा नहीं है, आप खुद अपना इंतजाम कर लीजिए, गन्ना जो है उगाए तो उगने दीजिए। आप कैसे इतना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं? मतलब डॉक्टर से बहु prescription विवाह इलाज प्रथा नहीं को, लेंगे, कुप्रथा को आपने गन्ना जोड़ दिया खाना डायबिटीज से। जब नहीं, खा रहे नहीं, खुद मैं से, ये तो कह रहा हूँ अगर कि prescription भी बहु ले लेंगे उसमें तो क्या कंडीशन होगा? है। देखिए, ये बिला वजह का अगर आप परसेप्शन है, चीनी- कोई नहीं कर रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, रिजवी साहब, कोई नहीं कर रहा है, कंडीशंस हैं, रिजवी साहब। शराइत हैं, उसके बाद रिजवी साहब, सर मुझे 10 सेकंड दे हाँ जी, दीजिए। हाँ जी। मेरे एक सवाल का जवाब, मेरे आपका जवाब देता हूँ कि अगर आप चीनी नहीं खाते तो उसमें चीनी का कोई नुकसान नहीं, मगर 4 को शादी करके आप एक छोड़ सेकंड। देते तो उनका नहीं, जिंदगी कहाँ बर्बाद हो 400? जाता सौरभ जी, है। सही एक बात है, बात, सही बात है, सही बात है। सबसे ज्यादा सौरभ जी, एक डबल वाक्य, मैरिज एक वाक्य, जो है, एक पूछिए वाक्य, के एक लिए वाक्य, अभी साथ केवल है, एक वाक्य। आप लोगों ने कर मुमताज जी, रखी एक है, वाक्य, डाटा मौजूद मुमताज जी, है। एक वाक्य, एक सेकंड, एक वाक्य। डेटा दिखाता है, एक सेकंड, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ जी, बोलिए, प्लीज। इन्होंने कहा कि क्योंकि एक भी नहीं हो रहा है तो क्यों कानून चाहिए? सती भी आजकल एक भी नहीं हो रहा है, कानून हटा दे। सती भी एक भी नहीं हो रहा है, क्या कानून हटा दे? विडो रीमैरिज हटा दो। ये गलत है। अगर हो नहीं रहा है तो कानून आने से आपको देखिए, क्यों पेट में आपके दर्द यहाँ हो रहा है बहुत सारी भाई? चीजें इस्लाम आप से तो ही बोलो adopt हम की तो गई, पहले माफ चाहते कीजिएगा। कानून, हमारे यहाँ आपने तो इस्लाम को नहीं देख हो के रहा ही है। बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की है। क्या शहबाज अडॉप्ट साहब? किए भैया? ये क्या है, सारी जो क्या adopt किया? इस्लाम को देख के? त्रुटियां हैं, एक मिनट, आपने हाँ, खत्म की इनके बीच विष्णु जी मैं और इनसे उनके बीच पूछना में कुछ चाहता चल रहा हूँ है। कि हमने इस्लाम को देख के कौन सी चीज अडॉप्ट की बता यही दी? अडॉप्ट तो किया हक आपने। देना। आपने तलाक किया तलाक, था। तलाक, क्यों? आप नहीं, क्या मैं थी यही क्या? बता रहा हूँ, ये तलाक एकदम क्या? सही। सात मैं एक बात ये जन्मों, बताता हूँ, सात जन्मों, हमारे यहाँ 5 जन्म, 7 जन्मों का हमारे कसम यहाँ खाई जाती थी, लेकिन आपके बिल्कुल यहाँ सही कह तलाक रहे आई कि नहीं हैं, आई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात जब हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ से आया तलाक? तो बोलने तो दीजिए सर। जब हमारे यहाँ हिंदू मैरिज, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया, हमारे यहाँ पे तलाक का कंसेप्ट नहीं था, पर आज की डेट में इस मॉडर्न एरा को देखते हुए
क्योंकि हमारे यहाँ शादी एक संस्कार माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, पर उस कंसेप्ट से नीचे हटके आज हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक की व्यवस्था बनाई गई, जिसको आज पूरा हिंदू समाज चलिए मान आज रहा का है। एक फाइनल सवाल सर का। सर चलिए, जैन पूछिए। साहब से एक सवाल मेरा वो रह गया सर कि जो तलाक भी नहीं देता और अपने साथ भी नहीं रखता अपनी बीवी को, उसकी क्या सजा होगी यूसीसी में? जो शिकायत करेगा उसको न्याय मिल जाएगा। नहीं, एक सेकंड आप मेरे से पूछ रहे हैं, नहीं, मेरे से जी, पूछ जी, रहे हैं सर, ना, जी, सर। तो ये हमारे देश की नारी टू नारायणी का कंसेप्ट है, जो ये उनके और उनके वाइफ के बीच का मसला है। आप मुझे लगता है उनके वाइफ के बीच के मसले में ना पड़े, वो जानेंगे ये और उनको जायज है। अपनी जानेंगे। चलिए लास्ट सवाल, आज का आखिरी सवाल। सर बोलिए सर मेरा सभी से पूछना ये है, बोलिए। आप मैं पकड़ता हूँ, बोलिए। मेरा पूछना ये है कि हिंदुस्तान के अलावा कई सारे देशों में भी यूसीसी है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो हल्ला क्यों हो रहा है इतना, ये आने से पहले? इसका सीधा सवाल है सर, सीधा जवाब कलीम साहब। पाकिस्तान वो सॉरी अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 के 50 अलग संविधान हैं। सबसे ताकतवर मुल्क है। बड़ा स्ट्रेटेजिक स्लिप ऑफ टंग हो गया आपका। पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अमेरिका में 50 राज्य, 50 संविधान और सबसे ताकतवर मुल्क, और पाकिस्तान में यूसीसी और सबसे मतलब ये गंदा अभी मुल्क। अलग संविधान में चाह रहे अब आप क्या चाहते हैं? अभी अलग खुद तय संविधान करिए। चाह रहे हैं आप भाई, ये खुद तय कर कानून तक लीजिए। नहीं, ये संविधान चाह रहे हैं अपना। अरे पाकिस्तान की बात कर रहे हो जी, जहाँ अपना पे संविधान चाह रहे हैं। लोकतंत्री नहीं है, उसकी बात आप क्यों कर रहे हो? सारे मुस्लिम कंट्री में ये आप वैसे ही बनना चाहते हैं क्या? आपका भारत का जो विविधता में एकता है, अनेकता में एकता क्यों चाह अरे रहे हैं? पाकिस्तान में तो लोकतंत्री नहीं है, वहाँ की बात क्यों करते हो आप भाई? ऐसा बनना चाहते हैं? अरे सर, फ्रांस आप के अंदर, पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो इंग्लैंड बन के जाइए अंदर, आप। अमेरिका के अंदर सब लोग एक कानून मानते हैं ना। कसरत में एक ही कानून, एक ही सिविल लॉ है। अमेरिका में एकता है। 50 कानून है, 50 राज्य। चलिए 50 सही, 50 कानून तो है, हाँ। कानून तो है ना। यहाँ कानून है। तो यहाँ कानून ही नहीं है। अरे ये कहाँ कानून नहीं है है भाई? यहाँ अरे कानून ही नहीं है। देश सब चल रहा है चीज़ इतना का बढ़िया कानून है तरीके से चल रहा चलिए है। किसी और आप लोग लोग के बिना सवाल हो वजह तो से बोलिए। disturb कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने बोल लिया ना प्लीज। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे मुसलमान अगर कोई लड़का रेप करता है तो उसके बाद क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे या फिर अपनी ही रूल बुक मानेंगे? ये तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये मानने लगे वो तो। क्रिमिनल एक्ट है, क्राइम में सबका एक है। नहीं, पर शरिया के हिसाब से सजा क्या है बताओ? शरिया में सजा क्या है वो बताओ? अगर आप इसमें कुछ कहना चाहती प्लीज हूँ। बोलिए। बलात्कार में शरिया पे अगर सजा क्या है? लोकतंत्र है तो वहां पर शरिया क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि अगर लोकतंत्र है तो वहां पे आपको वहीं के कानून मानने पड़ेंगे, चाहे क्रिमिनल कोड हो या फिर आप सिविल लॉज की बात करें। तो ये यहाँ पे आधा इस्लाम मानते हैं, जैसे कि मैंने भाई साहब के सवाल के जवाब में दिया था। ये अब बताइए क्यों पर्सनल लॉज के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का हनन, उससे दुकानें चलती हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी, जहां पर करोड़ों की फंडिंग होती है और उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती है। अब जरा जवाब सुन लीजिए। देखिए ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारा इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहते हो उसका कानून मानो, इसलिए हम इस देश का कानून मानते हैं, इसीलिए हम कानून बनाने में जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं इसीलिए करा रहे हैं, जो हमें मानना पड़ेगा जब बन जाएगा। दूसरी बात, कानून ना बने इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस्लाम के खिलाफ कानून ना बने। संविधान दूसरी बात, आर्टिकल 44 अरे भाई ये तो मेरे लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप कानूनन कोशिश करेंगे ना कि कानून ना बने। ये कोशिश कानूनन ही होगी ना। नहीं, बिना कोई लॉजिक के। लेकिन अगर इनका ये मानना है कि अगर देश शरीयत लागू कर ले तो हम सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, चोरी की सजा अगर हाथ काटना हो जाए तो हम सब खुश हो जाएंगे और चोरी खत्म हो जाएगी। आप अब एक कुतर्क कर रहे हैं, उनका तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। सवाल हुआ था भाई क्रिमिनल कोड मानते हैं, ऐसे पर्सनल कोड आ जाएगा, उसको मानने में क्या दिक्कत है? आधा इस्लाम मानते हैं, पूरा मानिए फिर, या फिर पूरा यहाँ का मानिए। देखिए जितने भी हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपना मजहबी कानून माने, वही संविधान अपनी कह रहा मर्जी है से नहीं कि मानते। यूसीसी आ जाए, वही संविधान कह रहा है। नहीं, वही संविधान कह रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि तुम ऐसा मत कर देना कि धारा 44 के चक्कर में मुसलमानों को ये बागी बना दो। क्या बना दो? क्या बना दो? बागी। अब आप क्यों लोगों के मन में ये डालना चाह रहे हैं कि बागी भी होना है? अभी अब सुनिए, किसी को बागी नहीं होना है। केवल एक दोनों भाइयों लास्ट केवल एक वाक्य। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, यूसीसी तो बहुत लंबी कहानी हो गई। जो चीज मुस्लिम देशों में भी परमिटेड नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत कहती है 3 तलाक खत्म करो, उसका भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है। उस पर भी बागी बन गए ये लोग। बताइए 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50 मुस्लिम देश में बैन है, फिर भी उसको लागू करने के लिए ये लोग खड़े थे। एक पैसे बताओ। देखिए कोई देश में कानून बन रहा है, उसका संवैधानिक तरीके से विरोध करना, कानून के दायरे में रहकर आपका अधिकार है, आप जरूर कीजिए। फिर आपने ये भी कहा अगर कानून बन जाएगा तो हमें मानना पड़ेगा। मुझे खुशी है और इस बात को जाना चाहिए। चॉइस नहीं है
देश का जो कानून होगा वो सब पर लागू होगा। कानून बनने की प्रक्रिया में जो आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं वो जिसको कराना है वो कराए। ये लेकिन यूसीसी पर बहस अभी निरंतर जारी रहेगी और देखना है वो वक्त कब आएगा जब हमें पता चले कि उस यूसीसी के ड्राफ्ट में है क्या जिसका असर आपकी हम सबकी जिंदगियों पर पड़ सकता है। लेकिन तब तक इस मामले को पॉलिटिसाइज जो लोग कर रहे हैं वो ना करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग स्टूडियो में आए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही।